नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं वो एक तरह से देखें तो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में अगर देखें तो वर्तमान में जो दुनिया की परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से देखें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है कि ओपेक जो प्लस है उसी का एक नया जो गेम है, एक नया जो खेल है वो अब देखने को मिल रहा है। तो आखिर ये गेम है क्या? ओपेक प्लस के जो राष्ट्र है, जो समूह है, इस समूह का नया गेम क्या खेला जा रहा है उसकी हम चर्चा करेंगे, और खास तौर पे इस गेम और ट्रम्प के बीच में क्या संबंध है उस पर भी बात करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी कही जा रही है कि भारत के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि भारत की लॉटरी लगने वाली है। ऐसा क्या वास्तव में होने वाला है, इसका परीक्षण करेंगे। क्या इससे भारत को फायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है, जो भी होने वाला है वो क्यों होने वाला है, उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि ओपेक प्लस है क्या, ओपेक प्लस क्यों प्लस में कन्वर्ट हुआ और इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इस समूह के बारे में बेसिक जो जानकारी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ क्या है? तो ओपेक प्लस ऑयल आउटपुट के संदर्भ में न्यूज़ आ रही है कि ट्रम्प के इस दाव से भारत में एक खुशी का लहर है। कैसे निकलेगी भारत के लिए लॉटरी, या अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो ओपेक प्लस के जो देश है, ये जो समूह है ओपेक प्लस के देशों का, उन्होंने तेल उत्पादन बढ़ाने का क्या किया है, ये फैसला कर लिया कि ठीक है, जो ऑयल है, ऑयल का हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन हम पहले से और क्या कर देंगे, तेज कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि तेल उत्पादक जो देश होते हैं वो अपनी डिमांड, अपनी प्राइस बढ़ाने के लिए तेल प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, जिसमें खास तौर पर रूस से भारत के तेल खरीदने को लेकर, ईरान मध्य एशिया से खरीदने को लेकर, और अमेरिका का कहीं ना कहीं जो दबाव है रूस भारत के संदर्भ में, चीन के संदर्भ में, वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इसी बीच में, इस परिस्थिति में ओपेक प्लस के जो राष्ट्र हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अब हम क्या करेंगे कि अपने ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। तेल उत्पादन से वैश्विक जो बाजार होता है, ग्लोबल जो मार्केट है, उसमें कच्चे जो तेल है, जिसे क्रूड हम क्या बोलते हैं, ऑयल बोलते हैं, उसकी जो कीमत क्या होगी, पहले की अपेक्षा गिरेगी, वो कम होगी, जिससे भारत में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस के जो दाम है वो कम होने की संभावना जताई जा रही है। और इससे क्या होगा, सीधे आम आदमी के पॉकेट पर जो दबाव है वो कम हो जाएगा, यानी महंगाई से उसे राहत मिलेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से अधिक मजबूत होगी, ऐसी बात कही जा रही है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हिंदी दिवस के अवसर पे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफर संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस फाउंडेशन जो कोर्स है, पीटी मेंस के या लाइव ऑनलाइन जो कोर्स हैं, इन पर महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है। और ये छूट क्या है, 50 to 70% है। साथ ही इस छूट में भी क्या है, और छूट जोड़ दी गई है, गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफर। ये केवल 6 दिन के लिए वैलिड है और समय सीमा आपके सामने दी गई, 10 से लेकर 15 सितंबर 2025 के बीच में अलग अलग जो कोर्स हैं उन पर ये छूट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो समय सीमा रहते हुए अगर आप इनमें नामांकन करवाते हैं तो आपको ये छूट प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें देखें तो अब बड़े स्तर पर कहा जा रहा है कि इस तरह के जो भी तेल जो उत्पादक देश हैं उनके द्वारा जो डिसीजन लिया गया कि नहीं अब तेल उत्पादन वो बढ़ाएंगे, तो इसमें सबसे खुशी की लहर ये कहा जा रहा है कि आम आदमी के लिए क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उससे राहत मिल सकती है और भारतीय जो इकोनॉमी है वो पहले से और बेहतर हो सकता है। इस तरह की जो बात है वो यहाँ पर देखने को मिली है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे, जैसे जो महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देश हैं उन्होंने जो ये फैसला लिया है तेल अधिक उत्पादित करने का, ये अब देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ। और इससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहा जा रहा है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको एक जबरदस्त बूम मिल सकता है, एक जबरदस्त फायदा मिल सकता है, क्योंकि ओपेक देश, ओपेक प्लस के जो देश हैं उनका जो उत्पादन बढ़ाने का डिसीजन है वो भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जो पूरी तरह से देखें आयातित ऊर्जा संसाधन पर, तेल पेट्रोलियम पर निर्भर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रम्प है, उन ट्रम्प के द्वारा लगातार इसके लिए क्या है, दबाव एक तरह से बनाया जा रहा था। हालांकि ग्लोबल जो डिमांड है, वैश्विक जो मांग है, उसमें कमी के कारण
अक्टूबर से उत्पादन बढ़ोतरी की जो रफ्तार है वो हो सकता है कि धीमी हो सकती है, लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि ओपेक प्लस के जो भी मेंबर्स हैं या उसके जो भी प्रवक्ता हैं उन्होंने इस तरह से अभी ये डिसीजन ले लिया है कि अब क्या है कि स्ट्रेटजी में बदलाव किया गया है और अब जो उत्पादन है वो पहले से क्या किया गया है, ओपेक प्लस के समूहों के द्वारा बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है। ये ग्लोबल जो डिमांड होती है, वैश्विक स्तर पे जो मांग होती है, उसका लगभग क्या है, एक रेशियो के अनुरूप पे ये बढ़ाया जाता है। अमेरिका अभी तक देखें तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति ट्रंप है, इन ट्रंप के द्वारा इसके लिए लगातार कीमतों को कम करने के दृष्टिकोण से जो दबाव है वो बनाया जा रहा था। और अब धीरे धीरे देखें तो जो ओपेक प्लस है उनकी जो हिस्सेदारी है दुनिया के मार्केट पे वो लगातार एक तरह से बढ़ती जा रही है, बढ़ी भी है, लेकिन अब तक इस बढ़ोतरी से तेल कीमतों के स्तर पे देखेंगे तो कोई खास असर नहीं देखने को मिला था। क्योंकि अगर पश्चिम देशों की बात करें तो पश्चिम देशों के रूस और ईरान पर जो प्रतिबंध है, जो बैन लगाया गया है, दबाव की एक नीति जो लगाई गई है, उस कारण से कीमतें क्या है कि पहले से भी क्या है कि एक तरह से बढ़ी हुई है, लगभग 66 प्रति बैरल डॉलर प्रति बैरल पहुंच चुकी है। और ओपेक जो प्लस है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहलाते हैं, उनका एक जो समूह है जिसमें ओपेक के जो सदस्य देश हैं और गैर जो ओपेक तेल जो उत्पादक देश हैं वो भी इसमें शामिल है। तो दोनों देश, जो दो ग्रुप के जो देश शामिल हैं, उनके द्वारा ये जो डिसीजन है ये ग्लोबल ऑयल मार्केट को पूरी तरह से हो सकता है कि स्थिर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। वैसे देशों के साथ भी एक महत्वपूर्ण न्यूज हो सकती है जो पूरी तरह से क्या करते हैं, ऊर्जा आयातित करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात भारत के संदर्भ में देखने को मिल रही है, जो बार बार कहा जा रहा है कि जो भारत है उसको इसका सीधा फायदा होगा, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में शामिल है। लगभग आप कह सकते हैं 80% से अधिक जो तेल है वो बाहर से भारत मंगाता है। और ओपेक प्लस के जो देश हैं उनकी ओर से उत्पादन बढ़ाने का जो फैसला है ये भारत के संदर्भ में बेहद अहम हो सकता है। अगर तेल उत्पादन बढ़ता है तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें कम होगी, इससे भारत में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के जो दाम है वो भी कम होंगे और आम लोगों को वो राहत महसूस होगी। भारतीय इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और तेल आयात का जो बिल है वो भी कम होगा। तो डॉलर के मुकाबले रुपए पर जो दबाव है जो इस समय बढ़ा हुआ है वो भी कम होगा। ऐसे में ओपेक प्लस का हर फैसला भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता के दृष्टिकोण से सकारात्मक सीधा असर डाल सकता है। इस तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर से जो उत्पादन है उसके बढ़ने की जो संभावना है वो जताई जा रही है, क्योंकि ओपेक जो प्लस है यानी कि जो मुख्य उत्पादक हैं और जो अन्य उत्पादक हैं, गैर उत्पादक हैं, उनका जो ग्रुप है उन्होंने उत्पादन में बढ़ोतरी करने का एक जो फैसला है वो ले लिया है। अक्टूबर से ये करेंगे और इससे अप्रैल के बाद देखें तो पहली जो कटौती है वो पूरी तरह से खत्म होने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि एक सकारात्मक जो समय है वो देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा देखेंगे तो धीरे धीरे एक सीक्वेंस में क्या करेंगे कि ये जो ओपेक प्लस के देश हैं ये क्या करेंगे, अपने उत्पादन को बढ़ाते जाएंगे। और इसकी वजह से देखें तो जो एक मार्केट में अस्थिरता थी वो भी क्या हो सकती है, वो स्थिरता में बदल सकती है। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने ओपेक प्लस पर एक तरह से दबाव बनाए रखा था, क्योंकि अब तक विश्लेषण जो है, एनालिस्ट है, उनका यही कहना है कि ओपेक प्लस की जो उत्पादन है उसमें जो बढ़ोतरी है वो घोषित जो हुई है वो मात्रा से क्या है, काफ़ी कम है। जो होनी चाहिए उससे कम बताई जा रही है और ज़्यादातर जो सदस्य हैं वो अपनी पूरी क्षमता के करीब क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। रिजल्ट यह है कि केवल सऊदी अरब और संयुक्त अरब जो अमीरात हैं वही बाजार में अधिक तेल क्या कर रहे हैं, डाल पा रहे हैं या डाल सकते हैं। ओपेक ने अभी भी 2 स्तरों पर कटौती लागू रखी है। 8 सदस्यों की ओर से लगभग 16.5 लाख जो बीपीडी है उसकी कटौती की जा रही है और पूरे समूह की ओर से लगभग 20 लाख बीपीडी है, उसकी एक जो कटौती है वो 2026 के अंत तक लागू रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से उत्पादन का जो असर है, जिस तरह से इसे प्रचारित किया जा रहा है वैसे उस स्तर पे इसका रिजल्ट मिले ये कोई जरूरी नहीं है। और ओपेक देशों का यही मानना है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है, उसमें जो अनिश्चितता है उस कारण से तेल की मांग में आने वाले समय में कमी आ सकती है, ये निश्चित है। इसीलिए वे उत्पादन धीरे धीरे क्या करें, ग्रेजुअली इंक्रीज करें, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और इसकी योजना भी वो लगातार पूरा प्लान बना चुके हैं। और उनका लक्ष्य यही है कि तेल की जो कीमतें हैं उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाने से क्या किया जाए, रोकने का प्रयास किया जाए, ताकि उनकी जो सप्लाई है वो बनी रहे, उससे उनको जो आय होती है वो
वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती रहे और स्थिर बनी रहे। ऐसा ना हो कि एकदम से उनकी जो सप्लाई है वही रुक जाए, क्योंकि डिमांड अगर रुकी तो सप्लाई कम हो गई, फिर उनकी जो अर्थव्यवस्था है, जैसे सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, वेनेजुएला की बात करें, तो इनकी पूरी जो इकोनॉमी है वो किस पर डिपेंड है, वो क्रूड ऑयल पर डिपेंड है। अगर ऑयल नहीं बिका तो फिर इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या हो जाएगी, डंप हो जाएगी। अमेरिका लगातार जो ओपेक प्लस के जो देश हैं उन पर तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। अमेरिका का यहाँ पर ये मानना है कि इससे पेट्रोल की जो कीमतें होंगी वो कम होंगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। लेकिन जो ओपेक प्लस के देश हैं वो अपनी जो भी पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं, उनको लेकर पूरी तरह से क्या है, आज़ाद है, स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में नहीं है और वे अपने हितों का ध्यान रखते हुए अपने जो भी डिसीजन है, अपनी जो नीतियाँ हैं वो बनाते हैं। और ओपेक प्लस के फैसले का जो असर होता है वो पूरी दुनिया के ऊपर होता है। तेल की जो कीमतें हैं, उन कीमतों में जो बदलाव होता है उससे पूरे दुनिया का जो मार्केट है, चाहे वो महंगाई को बात करें, महंगाई के स्तर पे बात करें, परिवहन के स्तर पर बात करें, या इनसे जुड़े हुए जितने भी अंतर्निहित जो क्षेत्र हैं उन पर इसका असर देखने को मिलता है। और ऐसे में दुनिया भर के जो देश हैं वो ओपेक प्लस की बैठक पर हमेशा क्या करते हैं, निगाहें गड़ाए रखते हैं। फैसले का सीधे असर भारत के ऊपर पड़ने की बात कही जा रही है, तो ये तो बिल्कुल पहले हमने बताया कि इस फैसले का जो सीधा असर है वो भारत पर पड़ सकता है, जो इस साल हर दिन 16 लाख बैरल रूसी तेल खरीद रहा है। तो इतनी बड़ी मात्रा में अगर भारत तेल बाहर से खरीद रहा है तो महंगाई भी है, और अगर वो महंगाई कम होती है तो भारत के लिए सकारात्मक विषय होगा। तो ये बात कही जा रही है। खासतौर पर अमेरिका लगातार भारत के ऊपर दबाव बना रहा है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करे। ट्रम्प ने हाल ही में कहा कि अगर रूस ने 10 दिन में युद्ध नहीं रोका तो हम रूसी जो तेल है वो खरीदने वालों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। और इसलिए एक तरह से ट्रम्प ने किया, भारत पर 25% का पहले टैरिफ लगाया, फिर उसे बढ़ाकर 50% किया। लेकिन जो यहाँ पर मुद्दा था, भारत का जो तर्क था कि भाई हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से क्या कर रहे हैं, जहाँ हमें सस्ते दर पे तेल मिल रहा है हम खरीद रहे हैं, आप हमको सस्ते दर पे तेल दो, हम तुमसे खरीदेंगे। मिडिल ईस्ट के जो राष्ट्र हैं वो अगर दे रहे हैं तो हम उनसे लेंगे। तो हमारी जो ज़रूरत है वो, हमारा जो विकास का जो दर है उसे मेंटेन करने के लिए हमें तो ऊर्जा का संसाधन चाहिए। अब जहां से हमें मिलेगा वहीं से हम लेंगे, सस्ता जहां से मिलेगा वहीं से लेंगे। तो ये बात तो भारत की सही थी, ये पूरी दुनिया ने इसे माना कि भाई अगर भारत कह रहा है कि उसे सस्ते दरों पर एक देश उसे दे रहा है, और पहले से ऐसा नहीं कि पहली बार कोई एग्रीमेंट उसके साथ कर रहा है, आज से नहीं बल्कि काफ़ी लंबे समय से रूस के साथ भारत ने कई अलग अलग क्षेत्रों के स्तर पर रिलेशनशिप किए हैं, बहुत सारे ट्रेड डील किए हैं। तो उसी के तहत वो अब कर रहा है। और चूंकि प्रपोजल रूस के द्वारा लाया गया था कि ठीक है भारत को हम तुमको सस्ते दरों पर तेल देंगे, तो भाई किसी को भी मिलेगा तो वो क्यों नहीं लेगा, ऐसी तो बात नहीं है। जबकि रूस के साथ ऐसा नहीं कि अमेरिका या जो यूरोपियन कंट्रीज है वो व्यापार नहीं कर रहे हैं, वो भी उससे तेल, ऊर्जा, इस तरह के बहुत सारे जो व्यापार है वो कर रहे हैं। लेकिन भारत के ऊपर ही अमेरिकी जो दबाव है वो क्यों राष्ट्रपति डाल रहे हैं, तो इस कारण से देखें तो आलोचना हुई थी अमेरिकी राष्ट्रपति की। तो ऐसे जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत के लिए कुछ खतरे की भी बात कही जा रही है कि क्या इस तरह की जो भी परिस्थितियां भारत के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। तो देखिए, भारत के लिए जो स्थिति है वो एक तरह से कह सकते हैं कि दोहरी चुनौती वाली देखने को मिल रही है, कि एक तरह से फायदा भी है और चुनौती भी है। क्योंकि एक तरफ से सस्ता तेल उसे मिल रहा है रूस से, और देश की जो ऊर्जा जरूरतें हैं, जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए तो फायदा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका से तनाव बढ़ते जा रहा है। ट्रंप की जो धमकी है वो कहीं ना कहीं भविष्य में या भविष्य को लेकर देखें तो एक असमंजस बनाई हुई है। और अगर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ और बढ़ाया तो इससे क्या होगा कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उनमें उछाल आ सकता है, आयात जो लागत है भारत की वो बढ़ सकती है। तो इस कारण से कहा जा रहा है कि भारत के लिए एक दोहरी चुनौती उत्पन्न हो गई है। अब इसमें भारत को क्यों नहीं होगा फायदा, अगर इस तरह की बात कही जाए कि नहीं भारत के लिए जो फायदे की बात कही जा रही है ये फायदा नहीं है, तो देखिए ओपेक देशों की ओर से अभी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने की बात जो की गई है उसका जो मुख्य कारण है, अगर कारण की हम बात करेंगे कि जो भी ओपेक प्लस के जो देश हैं वो तेल उत्पादन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है। कारण यही है कि जो ग्लोबल डिमांड है उसको लेकर क्या कर रहे हैं कि वो अपनी स्ट्रेटजी, अपनी नीति तैयार कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि ग्लोबल जो डिमांड है वो कम है, और उस डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं कि ऑयल का जो प्रोडक्शन है ये क्या कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं, ताकि जो डिमांड है वो भी बढ़ जाए। अगर डिमांड बढ़ती है तब तो ठीक है, कीमतें बढ़ सकती है। इससे उलट ये भी हो सकता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होने पर दाम भी कम हो जाए, और दोनों स्थितियों में भारत ज़्यादा फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस समय देश की जो करेंसी है, भारत की जो करेंसी रुपया है,
जो मुद्रा हमारी है उसकी अगर हम बात करें तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। रुपया कहाँ तक पहुँच गया है, एक डॉलर कितने के बराबर पहुँच गया है, तो वो 88 रुपये के बराबर पहुँच चुका है। इस समय देख सकते हैं कि ट्रेड जो है, व्यापार में भारत को आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये तो रुपये के जो भी वैल्यू है उस पर निर्भर करेगा। अगर रुपया टूटता है तो क्रूड ऑयल के दाम पर भी राहत मिल सकती है, नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। और भारत का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो क्या है, वो दुनिया के सामने भारत ने जग जाहिर किया है कि हमारी पूरी ऊर्जा ज़रूरतें इंपोर्ट पे हैं। भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल क्या करता है, आयात करने वाले देशों में शामिल है। और यहाँ तेल की जो निर्भरता है वो काफ़ी हद तक देखेंगे तो जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो खाड़ी देश हैं, उन पर है। अगर डेटा की बात करें तो अभी तक जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें अगर आप देखेंगे तो 2023 और 24 का जो डेटा आ रहा है, उस डेटा के अनुसार यानी 2023-24 का जो वर्ष था उसमें लगभग 232.5 बड़ा एक आंकड़ा है, 232.5 कह सकते हैं कि मिलियन टन क्रूड ऑयल जो है वो क्या किया गया, भारत में मंगाया गया। इससे देखें तो इसके साथ ही भारत की जो आयात निर्भरता है वो पूरी तरह से 80% से भी देख सकते हैं, लगभग 85% से भी क्या है, अधिक है। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं वो भारत के लिए काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इसी कारण से कहा जा रहा है कि भारत के लिए एक तरह से देखें तो दोहरी चुनौती उत्पन्न होने वाली है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो ये पूरा न्यूज़ हमने देख लिया। इसमें अगर ओपेक के बारे में अगर हम देखना चाहें कि आखिर ओपेक क्या है और ओपेक प्लस क्या है, इनके ओपेक प्लस की अगर उत्पत्ति की बात करें तो जो ओपेक है, इसमें अगर केवल ओपेक की हम बात करेंगे तो जो ओपेक है इसका मतलब क्या होता है कि जो पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं उनके बारे में कह सकते हैं कि पेट्रोलियम जो निर्यातक देश हैं उनका ये क्या है, एक समूह है। ये क्या है, ग्रुप है। किसका है, तो ये जो पेट्रोलियम निर्यातक जो देश हैं उनका एक ग्रुप है और उनका एक संगठन है। ये क्या करता है, तेल निर्यातक देशों के स्तर पे क्या करते हैं, ये मिलकर काम करते हैं। ये एक संगठन के तौर पे काम करते हैं जो एक अंतर सरकारी क्या है, संगठन माना जा सकता है। और ये एक अस्थाई अंतर सरकारी संगठन है। और इसके संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो 1960 में बगदाद में एक सम्मेलन हुआ जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला जैसे यानी मिडिल ईस्ट एशिया के जो देश हैं और साउथ अमेरिका का जो वेनेजुला वो भी बड़े स्तर पे जो इस तरह के ऊर्जा संसाधन के जो स्रोत हैं उसके पास मौजूद है। तो इनके द्वारा ये बनाया गया था और वर्तमान में इसके जो सदस्य वो और भी बढ़ चुके हैं। जैसे अल्जीरिया इसमें शामिल हो गया है, इक्वेटोरियल गिनी शामिल हो गया, गैबन, लीबिया, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल हो चुके हैं। 2024 में देखें तो अंगोला ने क्या किया है, इससे अपने को बाहर कर लिया। किसने किया है, तो अंगोला ने क्या किया है कि अपने को ओपेक से बाहर कर लिया है 2024 में। तो अब ये क्या है, इसका मेंबर नहीं है। और इसका जो मुख्यालय है, अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे कि आखिर ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो ये वियना में है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया के शहर वियना में इसका मुख्यालय है। तो ये बेसिक इसके बारे में जानकारी हमने देख ली। अब अगर हम ओपेक प्लस की बात करें, आखिर ओपेक प्लस क्या है, तो ओपेक प्लस की भी चर्चा कर लेते हैं। ओपेक प्लस जो है ये लगभग इसमें 22 के आसपास अगर आप देखेंगे तो जो तेल निर्यातक देश हैं उनका एक पूरा समूह है जो नियमित रूप से क्या करता है कि ये बैठकें करके ये तय करता है कि विश्व बाजार में कितना जो ऑयल है वो बेचा जाए, कितना नहीं बेचा जाए। और ये 22 जो तेल निर्यातक देश हैं इनका जो समूह है ये क्या कहलाता है, ये ओपेक प्लस कहलाता है। ये अलग अलग स्तरों पे नियमित रूप से बैठकें करके ये निर्णय लेता है कि विश्व बाजार में कितना तेल पहुंचाना है, कितना भेजना है। और इन देशों का लक्ष्य यही है कि जो ऑयल है, जो तेल है, इसकी जो बाजार में डिमांड है, जो सप्लाई डिमांड के बीच में जो एक संतुलन है वो बना रहे, यानी स्थिरता पूरी तरह से बनी रहे। क्रूड जो ऑयल है उसके उत्पादन को एक तरह से एडजस्ट करने का, समायोजित करने का जो काम है ये कौन करता है कि ओपेक प्लस के जो देश हैं ये मिलकर करते हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा हम बात कर लेंगे। जैसे अगर बात करेंगे कि ओपेक जो है, ओपेक के संदर्भ में आखिर इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो पहले हमने बताया कि जो ओपेक है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ओपेक के बाद हुई।
पहले ओपेक बना था, जिसमें मुख्य रूप से ये कहा गया कि जो भी दुनिया के तेल निर्यातक देश हैं उनका एक संगठन है, और बाद में क्या है कि कुछ और देशों को इसमें शामिल करते हुए इसे और बढ़ा दिया गया और फिर ये बन गया ओपेक प्लस। अब यहाँ से इसकी जो बात है वो आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर कौन सी सारी चीज़ें हैं जो जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, तो देखिए ओपेक प्लस की अगर उत्पत्ति की बात करें तो पहले हमने बताया कि ये क्या है, 22 देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। और इन देशों के द्वारा देखें तो 2016 में क्या किया गया था, एक खास तौर पे एग्रीमेंट किया गया था 2016 में, जिसमें कहा गया कि ओपेक और जो गैर ओपेक हैं दोनों को रखा गया। इसमें ओपेक के जो राष्ट्र हैं, जो तेल निर्यातक हैं, और जो गैर ओपेक हैं यानी कि जो तेल निर्यात नहीं कर रहे हैं, उनको एक साथ शामिल किया गया और नियमित तौर पे उनका जो टिकाऊ एक आधार है उसे सहयोग प्रदान करने के लिए एक ढांचागत जो संस्था है वो बनाने के दृष्टिकोण से ओपेक प्लस का निर्माण किया गया। और ओपेक प्लस की बात करें तो ये जो समूह है, इस समूह के मूल में अगर देखेंगे तो जो ओपेक है वही इसमें क्या है, आधार है। और इसमें देखेंगे तो जो भी अलग अलग दुनिया के देश हैं, जैसे मध्य पूर्व और अफ्रीकी जो देश हैं, वो भी इसमें ओपेक प्लस में शामिल हैं। ओपेक प्लस के जो सदस्य हैं, इसमें 12 ओपेक जो देश हैं वो शामिल है, तथा अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, रूस, मैक्सिको, मलेशिया, दक्षिण सूडान, या इसके साथ आप देखें तो ओमान भी इसमें क्या है, इसमें शामिल है। तो इस तरह से इसके बारे में हम देख सकते हैं। अगर इसके उद्देश्य की बात करें कि आखिर जो ओपेक बना था उसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए अगर ओपेक की बात करें कि विश्व बाजार में जो तेल की कीमतें हैं उनको निर्धारित करने के प्रयास में तेल की जो आपूर्ति है उसे मैनेज करने के लिए क्या है कि ओपेक बना था, ताकि जब भी उतार चढ़ाव हो तेल की डिमांड सप्लाई में तो उससे क्या किया जा सके, बचने का प्रयास किया जा सके, और जो भी प्रोडक्शन है और जो भी खरीदने वाले हैं उन दोनों के बीच में जो एक संतुलन है वो बना रहे, ताकि जो इकोनॉमी है वो प्रभावित ना हो। और ओपेक की जो भी सदस्यता है उस सदस्यता के स्तर पर देखें तो सदस्यता किसी भी देश के लिए क्या है, वो ओपन है। ऐसा कोई नहीं है कि उसके लिए अलग से बहुत ही कठिन टर्म एंड कंडीशन है। जो तेल का बड़ा निर्यातक है और जो संगठन के आदर्शों को मानता है वो इसमें शामिल हो सकता है। आज ओपेक एक कार्टेल बन चुका है जिसमें लगभग दुनिया के 14 बड़े जो देश हैं वो इसमें शामिल है, जिसमें से अधिकांश मध्य पूर्व से रिलेटेड हैं और जिनकी एकमात्र जिम्मेदारी कीमतों को, ऑयल की जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, जो सप्लाई है उसे कंट्रोल करना है और मार्केट को स्थिर करना है। इसी उद्देश्य के साथ क्या करते हैं ये ओपेक और ओपेक प्लस के जो देश हैं वो काम करते हैं। और दूसरी बात करें कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि भारत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जो लाभ है वो हो सकता है, जिसकी हमने चर्चा की। तो भारत के लिए दोनों तरफ से जो स्थिति है वो क्या है, वो संवेदनशील है, दोहरी चुनौती वाली है। तो अब देखने वाली बात है कि आखिर जो बात कही जा रही थी उसका जो इम्पैक्ट है वो कितना पड़ता है और किस हद तक पड़ता है। अब ये तो समय बताएगा कि भारत में आने वाले समय में, चूंकि अक्टूबर के बाद कही जा रही है कि ये अप्लाई किया जाएगा, तो दिवाली हमारी कितनी अच्छी होती है ये तो इसे लागू करने के बाद जो इम्पैक्ट आएगा उस पर हमें देखना होगा, नज़र बनाए रखना होगा। तो देखा जाएगा कि आखिर आने वाले समय में एक आशा रखी जा सकती है कि अब जो महंगाई है वो कम होने वाली है, क्योंकि ओपेक प्लस के जो राष्ट्र हैं, इस समूह के जो सदस्य हैं वो कह चुके हैं कि अब हम जो प्रोडक्शन है तेल का वो हम बढ़ाएंगे। तो देखेंगे क्या होता है। तो आज के एपिसोड में हमने इसी न्यूज़ की चर्चा की और इससे जुड़े जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हमने बात रखी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।